अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम गुलाम मुर्तज़ा है। प्रोग्राम बयानिया में आपको खुशामदीद कहते हैं। नए साल शुरू हो चुका है। नए साल की आपको बहुत बहुत मुबारकबाद, बहुत दुआएं हैं पूरे पब्लिक न्यूज़ की तरफ से कि आपका ये साल इंतहाई खुशियों भरा गुजरे और आपके लिए बहुत बेहतरीन ये साल साबित हो। और सिर्फ इसके लिए नहीं बल्कि पूरे पाकिस्तान के लिए ये साल जो शुरू हो चुका है, आज पहला दिन है उसका, 1 जनवरी है 2023, जिसमें हम आपको खुशामदीद कह रहे हैं। अब तकरीबन एक दिन पूरा गुजर चुका हुआ है। अब बहुत सारी दुआएं हैं पूरी पाकिस्तानी कौम के लिए। सवाल आज का जो प्रोग्राम है ये दरअसल हमने 3 हिस्सों में डिवाइड किया है इसको। एक हिस्सा है जिसमें हम पाकिस्तान का जो सियासी निज़ाम है, पॉलिटिकल स्ट्रक्चर है या जो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है, उसका अहाता करेंगे कि वो कौन सी ऐसे मामलात हैं या हालात हैं या जो पाकिस्तान में सियासी इस्तेहकाम नहीं बनने देते और उसके पीछे मुहर्रिकात क्या है। ये हम आज का हालात को जानने की कोशिश करेंगे। फिर जो दूसरा सेगमेंट है हमारा, दूसरे सेगमेंट में हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि जिसकी बुनियाद पर पाकिस्तान के ऊपर बहुत सारे सवालात आते हैं, पाकिस्तान की मईशत कोलैप्स कर जाएगी, डिफॉल्ट कर जाएगा, जो पाकिस्तान के मुआशी हालात हैं वो दरअसल है क्या, वो तो आप सब जानते हैं, रोजाना इसके ऊपर डिबेट होती है। अब चूंकि नया साल शुरू हो चुका है और इसी साल में इलेक्शंस भी होंगे, नई हुकूमत भी आएगी, नई हुकूमत में नए जोड़ तोड़ भी होंगे, तो पॉलिटिकल इस्तेहकाम के साथ साथ पाकिस्तान की मईशत एक बहुत बड़ा सवाल बना हुआ है। तो पाकिस्तान की मईशत क्यों नहीं संभल रही है? हमने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का दौर देखा, मुस्लिम लीग नून का दौर देखा, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का दौर देखा, अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का दौर देखा और उसके बाद फिर हमने अब नून लीग का, फिर जब उनकी गवर्नमेंट विफाक में चल रही है, वो एक नया दौर देख रहे हैं। तो जो इकॉनमी है पाकिस्तान की, ये स्टेबल क्यों नहीं हो पाती है? बहुत डिबेट होती है इसके ऊपर, मुख्तलिफ मुहर्रिकात, टेक्निकल मुहर्रिकात की, नॉन टेक्निकल मुहर्रिकात की बात की जाती है। तो इसमें वो कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो पाकिस्तान की इकॉनमी को स्टेबल नहीं होने देते? बहुत सारी बातें होती हैं, कर्जे ये नहीं होने देते, बहुत सारी बातें होती हैं कि करप्शन नहीं होने देती है, सिक्योरिटी लैप्स जो है, इकोनॉमिक सिक्योरिटी लैप्स जो हैं वो नहीं बढ़ने देते, दहशतगर्दी वो नहीं इसको आगे आने देते, पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी जो है वो इकोनॉमी को आगे नहीं बढ़ने देते। तो वो मुहर्रिकात जानेंगे। और साथ में हमारा जो तीसरा सेगमेंट है वो भी बहुत अहम है, जाहिर है दीगर ममालिक के साथ हमारे राब्ते। तो जो पाकिस्तान का सिफारती महाज है, वहां हमने क्या कामयाबियां हासिल की, आगे हमारे टारगेट्स क्या होने चाहिए, हमारे पास कौन कौन सी ऐसी स्पेसेस हैं जिसे हमें फिल करना चाहिए, और मसला कश्मीर जिसकी बुनियाद पर हमसाया मुल्क के साथ हमारा तनाव हमेशा बढ़ा रहता है, क्या ये बैरूनी ताकतें जो हैं, बैरूनी ताकतों से मुराद इंटरनेशनल जो पावर्स हैं, क्या उसके बगैर ये हल नहीं हो सकता है? क्या पाकिस्तान और भारत दोनों बैठ के इसको हल करने की पोजीशन में है? और जो वाशिंगटन या यूरोपियन पार्लियामेंट या बरतानिया के साथ या दीगर ममालिक के साथ हमारे जो ताल्लुकात हैं, वो कि कहां कहां हमें बेहतर करने की जरूरत है ताकि हम इंटरनेशनली पूरी कौम जो ग्लोबल विलेज बन चुका है उनके साथ हमारे ताल्लुकात बहुत अच्छे हों। इन 3 सेगमेंट का अहाता करेंगे। तो सबसे पहले जो पॉलिटिकल साइड है, जो पाकिस्तान की कोर है, पाकिस्तान का जो सियासी इस्तेहकाम है, उसके ऊपर बात करेंगे। इसके लिए हमारे साथ मौजूद है बहुत जय्यद सहाफ़ी सलमान आबिद साहब, सीनियर सियासी एनालिस्ट हैं। सर, आपको बहुत बहुत खुशामदीद कहते हैं। सलमान साहब, सवाल हमने ये उठाया है, 3 हिस्सों में हमने इस पूरे प्रोग्राम को डिवाइड किया है। तो आपके हिस्से में पॉलिटिकल साइड आई है। तो ये जो पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी है सर, इसमें रुकावटें कहां कहां है, ये जरा पहले इसका अहाता कर लीजिए, फिर उसके बाद हम एक वन बाय वन इन चीजों को जरा डिस्क्राइब करते हैं। सलमान साहब। देखिए जी, पहली जो रुकावट तो हमारी एस्टेब्लिशमेंट है। ठीक है जी। कि जिस तरह के एडवेंचर्स हमारे यहाँ पिछले चंद दिहाइयों में हुए हैं एस्टेब्लिशमेंट की जानिब से, और जो सियासी जोड़ तोड़ बनाए गए, सियासी हुकूमतें तश्कील दी गई, सियासी इत्तेहाद बनाए गए, और वो जो कहा, खुद जनरल बाजवा ने इतराफ़ किया कि हम ए पॉलिटिकल होने जा रहे हैं, इससे पहले अपनी गलतियों का इतराफ़ किया कि हमने सियासी मामलात में जो मुदाखलत की थी उसके संगीन नताइज बराबर। ठीक है। एक बड़ी वजह तो एस्टेब्लिशमेंट ने यहाँ पर सियासी जमातों को और सियासतदानों को और हुकूमतों को फ्री हैंड नहीं दिया। ठीक। और हाइब्रिड किस्म के, कंट्रोल किस्म के डेमोक्रेटिक निज़ाम जिनको कंट्रोल करके चलाया जा सकता था वो चलाया, जिससे पाकिस्तान में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी इंश्योर ना हो सकी। ठीक। दूसरी बड़ी वजह हमारे यहाँ हुकूमत या अपोजिशन यानी सियासी जमातें हैं। ठीक है। सियासी जमातों ने सियासी जंग को या सियासी इख्तलाफ को एक ऐसी जंग में तब्दील कर दिया जहाँ सियासी कशीदगी जो है और सियासी दुश्मनी ने जगह ले ली।
और आप देखिए कि एक दूसरे के सियासी वजूद को कबूल करने से इनकारी हैं, एक दूसरे के साथ बैठने के लिए तैयार नहीं है, और सियासी मामला सियासी फोरम पर हल करने की बजाय कभी ये पिंडी की तरफ देखते हैं, कभी ये जुडिशरी की तरफ देखते हैं, कभी बाहर की कुव्वतों की तरफ देखते हैं। तो ये जो सियासतदानों का फेल है या तर्ज अमल है, इसने भी पाकिस्तान की सियासत को और जमहूरियत को कमजोर किया है। ठीक है। और तीसरी बड़ी वजह जो जिसको मैं समझता हूँ वो ये कि हमने खास तौर पे जिस तरह का एक रोड मैप होना चाहिए हमारी पॉलिटिकल फोर्सेस के पास डेमोक्रेसी को कंटिन्यू करने का, उसको स्ट्रॉन्ग करने का, उसको मजबूत बनाने का, वो रोड मैप अनफॉर्चुनेटली पॉलिटिकल पार्टीज के पास हमें नजर नहीं आता। पॉलिटिकल पार्टीज इक्तदार की सियासत तो करती हैं, लेकिन उनके पास कोई ऐसी चीजें नहीं है जिसके वो ये अंदाजा लगा सकें कि मुल्क कहाँ जा रहा है। यानी अब शहबाज शरीफ भी ये कहते हैं कि मुझे पता नहीं था इक्तदार में आने से पहले कि मुल्क के हालात इतने खराब थे। यही बात इमरान खान भी करते थे, यही बात माजी में भी लोग करते रहे। तो हमारे सियासतदानों को, सियासी जमातों को, इक्तदार में आने वाली जमातें जो हैं, उनको इदराक ही नहीं है कि पाकिस्तान के मसाइल किस नहज पे पहुंच गए हैं, और ये रवायती तरीके से हल होने वाले नहीं है। इसके लिए गैर रवायती तरीका या गैर मामूली मामलात या गैर मामूली हालात या इक़दामात करने पड़ेंगे। उसके लिए भी हमारा पावर स्ट्रक्चर जो है वो तैयार नहीं है। ये तीन बड़े मेजर फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से हमारी पॉलिटिक्स जो है उसमें स्टेबिलिटी नहीं आ रही। हम एक दूसरे के मैंडेट को कबूल करने के लिए तैयार नहीं। मैं एग्री करता हूं सलमान साहब, मैं आपकी तीनों बातों को एग्री करता हूं। मेरे भी जहन में यही बात थी कि नंबर 1 एस्टेब्लिशमेंट। जाहिर है जो पावर कॉरिडोर्स हैं जब वो इन्फ्लुएंस करते हैं पॉलिटिकल स्ट्रक्चर में तो जाहिर है अनस्टेबिलिटी होती है, और ये पूरी दुनिया में है, ये तो एक मुआशरे का एक निज़ाम है, पूरी दुनिया में चलता आ रहा है। ये बिल्कुल दुरुस्त है, एग्री करता हूं मैं। फिर पॉलिटिकल पार्टीज की जो आप कह रहे हैं कि अदम बर्दाश्त कि हम अगर गवर्नमेंट में है तो ठीक, नहीं गवर्नमेंट में है तो ये सब कुछ गलत हो रहा है। तीसरा जो आपने जिक्र किया सर, उसकी उसको जरा थोड़ा सा और एलैबोरेट करते हैं। आप सेकंड करेंगे? मेरा जाती तौर पर ओपिनियन है कि जो हमारा बिहेवियरल चेंज है वो नहीं हो पा रहा है। जो कंस्ट्रक्टिव डिबेट है, हेल्दी डिबेट्स तो हो रही हैं, कंस्ट्रक्टिव डिबेट्स के हमने ये करना है, ये काम करना है, वो नहीं हो पा रहा है। मिसाल के तौर पर जब हम ये कहते हैं कि सुप्रीम जो है वो तो हमारी ऐवान बाला, ऐवान ज़ेरी दोनों है, हमारी पार्लियामेंट सुप्रीम है, सारी काम वहां पर होने चाहिए। तो क्या हमारे बिहेवियर में चेंज नहीं है? चाहे वो एस्टैब्लिशमेंट साइड है, चाहे वो पॉलिटिकल साइड और पॉलिटिकल में गवर्नमेंट साइड है या ऑपोजिशन साइड है, हमारे बिहेवियर चेंजेस में बहुत बड़ा फर्क है। सलमान साहब देखिए, बात यह ना कि ये चीजें उस वक्त रिजॉल्व होती हैं जब आपके पास कोई पॉलिटिकल विजडम हो, पॉलिटिकल मेच्योरिटी हो, और सियासी जमातें जो है वो दूरअंदेशी का मुजाहरा करें, फहम फरासत का मुजाहरा करें, तदब्बुर का मुजाहरा करें, और मसाइल का इदराक सही तरीके से करें। अगर हमारी सियासत और सियासी जमातों के सामने अहदाफ जो है वो महज इक्तदार होंगे, और इक्तदार के असूल के लिए वो हर जायज नाजायज काम भी करने के लिए तैयार हो जाए। यानी अब आप अंदाजा लगाइए ना कि एस्टैब्लिशमेंट ही के हवाले से अगर आप देख लें तो इमरान खान साहब कल तक कितना रोमांस करते थे एस्टैब्लिशमेंट के साथ। सही। और ये अपोजिशन जो उस वक्त अपोजिशन थी और आज की हुकूमत है, ये कितना ज्यादा क्रिटिसाइज करती थी। सही। अच्छा, अब सिर्फ करैक्टर बदल गए ना। अब वही इमरान खान वाली जगह जो है वो शहबाज शरीफ साहब ने ले ली है जी। और नवाज शरीफ वाली और मरियम वाली जगह जो है वो इमरान खान ने ले ली है। इसी तरह पीपल्स पार्टी को देखें, इसी तरह JUI को देखें। तो मसला ये है कि हमारी सियासी जमातों के सामने जो तरजीहात है उसमें सियासत और जमहूरियत तो नहीं है, उसमें मुल्क की मईशत तो नहीं है, उसमें मुल्क के सिक्योरिटी के मामलात तो नहीं है। वो तो सिर्फ इक्तदार के लिए आए हैं, इक्तदार को अपने आप को मेंटेन करना चाहते हैं। कहीं आपसे आपकी मुराद ये तो नहीं है कि जाती मफादात सबसे आगे हैं? कहीं ये तो नहीं आपसे? देखिए, जाती मफादात ही की वजह से तो पाकिस्तान आज पीछे रह गया ना। यानी सियासी जमातों की तरजीहात, मैं किसी एक जमात का नाम नहीं ले रहा, मैं एक मजमूई तौर पर बात कर रहा हूँ कि सियासी जमातों की जो तरजीहात हैं उसमें रियासती मफाद, उसमें मुल्की मफाद, उसमें अवामी मफादात तो बहुत पीछे चले गए ना सर। और जो भी इस वक्त पावर पॉलिटिक्स हो रही है उसमें तो आपके इक्तदार की, अपने जाती मामलात की पॉलिटिक्स हो रही है ना। उसकी वजह से लोगों का सियासी जमातों के ऊपर, हुकूमत के ऊपर और रियासत के ऊपर जो डेफिसिट है वो बढ़ गया है और एतमाद का रिश्ता टूट रहा है। अब आप जाके जरा उठा के देखिए ना वो जो पाइट की रिपोर्ट आई है जिसने कहा है कि 70+ लोग जो है पाकिस्तान छोड़ना चाहते हैं और पिछले 1 साल में 7.5-9 लाख अफराद ने मुल्क छोड़ा। यानी लोगों को यकीन ही नहीं आ रहा कि उनकी जिंदगियों को तब्दील करने के लिए रियासत के पास कोई रोड मैप है, हुकूमत के पास कोई रोड मैप है, सिस्टम के पास कोई रोड मैप है। अच्छा, जो गैर मामूली इक़दाम हमें उठाने हैं उसके लिए हम तैयार नहीं है। हम अभी भी आज भी स्टेटस को की पॉलिटिक्स कर रहे हैं। नहीं तो सलमान साहब बात तो फिर वही आ गई, सलमान साहब बात तो फिर वहीं पर आ गई ना कि असल में तो हमारा बिहेवियर चेंज है। मेरी मुराद ये है
मेरी मुराद ये है कि मिसाल के तौर पर सलमान साहब ये चाहते हैं या गुलाम मुर्तज़ा ये चाहते हैं कि मैं मेंबर नेशनल असम्बली या मैं मेंबर सूबाई असम्बली बनकर कोई कंस्ट्रक्टिव काम कर सकूं। देखिए, हम और आप किसी तौर पर भी किसी तरह से भी MP MNA नहीं बन सकते जब तक कि हमारे पास जेबों में करोड़ों रुपया ना हो। एक तो ये सबसे बड़ा चेंज है। फिर जो सबसे ज्यादा पैसा लगाता है, सबसे ज्यादा खर्च करता है, हम पब्लिक भी उसकी तरफ हो जाते हैं। क्या ये जो चेंजेस हैं, और उसके बाद जो हमारा पूरा स्ट्रक्चर है, पॉलिटिकल स्ट्रक्चर, उसमें जब तक आप पार्टी फंडिंग ना करें, आपको पार्टी टिकट्स नहीं मिलती हैं। आप उस तरह से एक जाले की तरह काम करें तब भी आपको नहीं मिलती है, पैसे आपको खर्च करने पड़ते हैं। तो कहीं हमारे रवैयों में तब्दीली की जरूरत है कि जिसकी बुनियाद पर कंस्ट्रक्टिव जो पॉलिटिकल डायमेंशंस हैं वो चेंज हो सके। सलमान साहब, देखिए, एक तो ये ना कि रवैये तब्दील होने चाहिए, जो आपने बात की है जी, लेकिन रवैयों से भी बड़ा ताल्लुक जो है ना वो है आपके स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स का। ठीक, आपकी पॉलिटिकल पार्टीज के अंदर रिफॉर्म्स हों जी, आपके इलेक्शन कमीशन के अंदर रिफॉर्म्स हों, आपके यहाँ जो मनी बेस्ड पॉलिटिक्स होगी है उसके अंदर रिफॉर्म्स हों, ठीक, आपकी जुडिशियल रिफॉर्म्स हों। अच्छा, अब हम रिफॉर्म्स तो कर नहीं रहे, ठीक, स्ट्रक्चर तब्दील नहीं कर रहे। हम समझते हैं कि हम अखलाकी वाज करके, अखलाकी खुतबे देके जो है ना मुल्क के निजाम को ठीक कर सकेंगे। सही, उससे तो नहीं ठीक होने वाला। ठीक, मिसाल के तौर पे अभी आप देखिए ना, इस वक्त मुल्क इकोनॉमिकली कहाँ खड़ा है, आपको भी पता है, मुझे भी पता है। शदीद अब परेशानी 78-79 रुकनी काबीना, 26 वज़रा जिनके महकमे कोई नहीं है। जी, पंजाब में परवेज लाई 40-50 नई गाड़ियां खरीद रहे हैं, रोजाना की बुनियाद पे मेगा प्रोजेक्ट्स अनाउंस हो रहे हैं इंफ्रास्ट्रक्चर के। भाई, आपके पास पैसे ही नहीं है तो आप किस किस्म की ये याशियों में पड़ गए हैं? आप मुझे बताइए कि हुक्मरान तबके ने मौजूदा माशी सूरत को बुनियाद बनाकर कहीं कोई कट किए हैं अपने बजट, कहीं कोई अपने आप को साइज को कम किया है, कहीं उन्होंने अपनी गवर्नेंस के साइज को छोटा किया है, कहीं उन्होंने अपनी लग्जरीज को कम किया है, कहीं उन्होंने अपनी अपॉर्चुनिटीज जो उनको मिल रही है, मुख्तलिफ किस्म की फैसिलिटीज उनको कम किया है। यानी हम तो ये बाकायदा एक पिकनिक मनाने आए हुए हैं सारे के सारे। और पिकनिक मनाने का मतलब ये, आपने बात तो ठीक की है कि असूली तौर पे तो लोग कहते हैं कि सियासत का मकसद होता है कि माशरे को तब्दील करना। मैं अभी आज एक शादी में था, वहाँ कोई 8-10 किस्म के MNA MPs बैठे हुए थे। उनकी मैं गुफ्तगू सुन रहा था, सारी की सारी गुफ्तगू पावर स्ट्रक्चर के दरमियान घूम रही थी। उनको तो नहीं लग रहा था मुल्क को डिफॉल्ट होने वाला है, ना उनको कुछ से गर्ज है, क्योंकि आपकी बेशतर जो रूलिंग एलीट है उनके बच्चे यहाँ पे पढ़ते नहीं है, रहते नहीं है, उनके घर बैंक बैलेंस सारे आपने बाहर बना दिए हैं। तो उनकी क्या इंटरेस्ट है? अगर मुल्क डिफॉल्ट भी हो जाए वो तो निकल जाएंगे। और देखिए, मैं आपको बताऊं, ये मुल्क डिफॉल्ट होना है या नहीं होना ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन मैं इतना जरूर जानता हूँ कि लोग डिफॉल्ट हो रहे हैं, क्योंकि लोगों की आप और मैं डिफॉल्ट हो गए सर, असल में तो हम आप दोनों डिफॉल्ट हुए हैं। जी जी, तो ये जो लोग आमदनी में और अखराजात में अदम तवाज़ुन आया है, इसने सोसाइटी के अंदर एक बड़ी हैजानी कैफियत पैदा कर दी है सर। और प्रॉब्लम जो आ रहा है ना, जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम आ रहा है कि हमारे पास कोई रोड मैप नहीं है कि कैसे हमने इन चीजों को डील करना है जज्बाती नारों के अलावा। सही, तो हम फैसला ये करने हम पहुंचे हैं कि जो एस्टैब्लिशमेंट का रोल है पॉलिटिकल स्ट्रक्चर में, वो अनस्टेबिलिटी बनाता है। फिर पॉलिटिकल पार्टीज का जो सेल्फ बेनिफिट्स लेने का एक मोड होता है, जो वो हमें अनस्टेबल करता है। फिर कोई हेल्दी डिबेट, बिहेवियरल चेंजेस नहीं है, कोई कंस्ट्रक्टिव काम नहीं होता। जहां डिबेट होती है बस पावर कॉरिडोर्स की, अपने मुफादात की, वो करता है। चौथी बात आपने कही रिफॉर्म्स की, तो अब सलमान साहब, रिफॉर्म्स किसने करने? जिनको हमने सिलेक्ट करके भेजा उन्होंने करने, तो इसका मतलब है खुद पॉलिटिकल पार्टीज या जो हमारे पॉलिटिशियंस हैं वो भी कहीं ना कहीं जिम्मेदार है। तो हम क्या इस डिबेट को कंक्लूड ये करें कि यही वो रीजंस हैं जिसको चेंज करने की इस साल जरूरत है ताकि हम आगे बढ़ सकें? अभी कल आर्मी चीफ ने जनरल आसिम मुनीर साहब ने एक जगह खिताब किया है, उसका ISPR ने नोट जारी किया है और उन्होंने कहा कि मौजूदा हालात में तमाम फरीकों को मिल बैठकर कोई राह निकालनी होगी। दुरुस्त। अब जब मैं वो तमाम फरीक हैं तो उसमें एस्टैब्लिशमेंट भी है, बिल्कुल है, उसमें जुडिशरी भी है, उसमें आपके पॉलिटिकल फोर्सेस भी है, उसमें आपकी ब्यूरोक्रेसी भी है। जी बिल्कुल। ये मिल बैठ के कोई 10-12 साल का कोई रोड मैप निकालें सर, एडवेंचर्स छोड़ दें, मुहिम जोई छोड़ दें, और ये जो MKM को चारों MKM के ग्रुपों को इकट्ठा करने का खेल है ये खत्म करें। सही। इस तरह से मुल्क की सियासत नहीं चलेगी। इलेक्शन करवाएं, इलेक्शन करवा के जो भी जीत कर आता है उसको आगे आने दें, उसके हाथ में मईशत की चाबी पकड़ाएं, वो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी खड़ा करे, पॉलिटिकल फोर्सेस और आपकी एस्टैब्लिशमेंट उनके पीछे खड़े हो। ये जो हमारा है ना कि पसंद और नापसंद की बुनियाद पर निजाम लाने की जो बहस है, खुदारा इससे बाहर निकला है। 73 ईयर्स में हमने इसमें सवाए बर्बादी के कुछ नहीं देखा ये। और इसका हल ये है कि मुझे नहीं पता इमरान खान ने जीतना है, नवाज शरीफ ने जीतना है, जरदारी साहब ने जीतना है, जो भी जीतता है सर, आप सिस्टम को आगे बढ़ाएं, सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करें। और सबसे बड़ी बात जो मैं आपको बार बार कह रहा हूँ, इन सब लोगों को मिलकर अब अपने आप को रिविजिट करना पड़ेगा, रीस्ट्रक्चर करना पड़ेगा, रीडिजाइन करना पड़ेगा। मौजूदा तरीकों से आप पैचवर्क करके ये मामलात को दुरुस्त
नहीं कर सकते। ये गैर मामूली कड़वी गोलियां जो है जी, अगर ये डाइजेस्ट करेंगे तो मुल्क आगे बढ़ेगा। और अगर आप ये गैर मामूली हालात में गैर मामूली इकदाम और कड़वी गोलियां नहीं खाएंगे तो ये नहीं मामला। जो स्वीट जो मीठी गोलियां खा रहा है वो उसको क्या जरूरत पड़ी है वो कड़वी गोलियां। सही बात, सही बात। आई गॉट यू सर। बहुत सलमान भाई, बहुत बहुत शुक्रिया सलमान साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये हमने जो चीज़ें अभी कुछ हमने डिस्कस की कि ये पॉइंट्स जो थे ये वो चीज़ें हैं जिसकी करने की हमें ज़रूरत है। एक मुख्तसर सी ब्रेक लेते हैं और फिर जो हमारा सिफारती महाज है और जो इकनॉमिक महाज है उसके ऊपर वो कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो इकॉनमी को बढ़ने नहीं देते, जो हमारे से सिफारती महाज में हमें नाकामियाँ दिखा देते हैं, उन फैक्टर्स का अहाता करते हैं। एक ब्रेक के बाद हाजिर हो रहे हैं। ब्रेक के बाद आपको खुशामदीद कहते हैं। हमने पॉलिटिकल साइड का अहाता किया ब्रेक से पहले और अब अहाता करते हैं सबसे बड़ा जो मामला जिस सबसे रेगुलरली डिस्कस होता है, पाकिस्तान की इकॉनमी। तो यहां हम सवाल ये उठाने जा रहे हैं कि पाकिस्तान के जो इकोनॉमिक चैलेंजेस हैं वो इमीडिएट जो चैलेंजेस हैं वो अभी है क्या, नंबर 1। नंबर 2, पाकिस्तान की इकॉनमी असल में बेहतर होने कौन नहीं देता है? एस्टेब्लिशमेंट बेहतर नहीं होने देती है, पॉलिटिकल पार्टीज बेहतर नहीं होने देती हैं, कोई ऐसा ब्रेन नहीं है हमारे पास जो एक मॉडल तैयार कर सके, या जो कर्जे हैं वो ठीक नहीं होने देता है, IMF वो ठीक नहीं होने देता है, या कोई और हमें ठीक नहीं होने देता। क्या मामला क्या है? और पाकिस्तान की इकॉनमी को बेहतर करने का असल इकोनॉमिक मॉडल बन क्या सकता है? जाहिर है वो वेरी करता है, हर इरा के साथ साथ चेंज होता रहता है। जो मॉडल है वो है क्या? तो इसके लिए हमने दावत दी है डॉक्टर इकरामुल हक साहब, जो कि सीनियर मुआशी तज्जियाकार भी हैं, लॉयर भी हैं, इंटरनेशनल लॉ को भी समझते हैं, जो इकोनॉमिक लॉज हैं उनको भी समझते हैं, और खुद PhD भी हैं और इकोनॉमी को भी समझते हैं। डॉक्टर साहब बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने हमेशा हमें वक्त दिया है, हमारी रहनुमाई फरमाई है। सर नए साल में आपको भी खुशामदीद कहते हैं, पूरे पाकिस्तान को हमने खुशामदीद कहा है। सर हम ये जानने की कोशिश कर रहे हैं, अहाता ये कर रहे हैं कि पाकिस्तान के इमीडिएट जो इकोनॉमिक चैलेंजेस हैं वो है क्या। जाहिर है आदाद शुमार रोजाना डिस्कस होते हैं, तो हम किन सेक्टर्स को जो हमारे मेन चैलेंजेस हैं, जो हमारे सर पर सवार है, जिसको हल किए बगैर पाकिस्तान का गुजारा नहीं हो सकता इमीडिएटली? सर जी बहुत शुक्रिया। पहले तो नए साल की सबको मुबारकबाद मेरी तरफ से भी। दरअसल पाकिस्तान का जो माशी ढांचा है उसमें 3 बहुत बड़े प्रॉब्लम हैं। एक तो सबसे बड़ा मसला ये है कि हमारा जो मालियाती खसारा, जिसको फिस्कल डेफिसिट कहते हैं, वो हम बहुत अरसे से उसके ऊपर काबू नहीं पा सके हैं। दूसरा हमारा मसला ये होता है कि जब भी हमारे यहाँ ग्रोथ 5-6% होती है तो हमें पता चलता है कि हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट, यानी कि जो हमारा फ़र्क है दरामदात का और बरामदात का, वो बहुत बढ़ जाता है। इसकी फिर बाद में मैं वजाहत करता हूँ। और तीसरा बड़ा मसला हमारे यहाँ जो है वो कर्ज़ों की बढ़ती, इतना ज़्यादा कर्जा हो चुका है जिसे हम कहते हैं कि अब हम उसको अदा करने की पोजीशन में, यानी कैसे हम कर्जों के जाल में हैं, एक दलदल में हैं जहां कि हमें अपने पुराने कर्जे उतारने के लिए नए कर्जे लेने पड़ते हैं। और अब तो ये हालत हो गई है कि जो हमारा कर्जों के ऊपर सिर्फ सूद का मामला है वो हमारे रेवेन्यू का तकरीबन 60% ले जाता है। और उससे ये होता है कि फिर अगर डिफेंस शामिल करें तो जो वफाक है उसका बजट जो है माइनस से शुरू होता है, यानी कि उसको कुछ दफ़ा और बाकी जितने भी अखराजात हैं वो जारी अखराजात और उसके जो हमारे डेवलपमेंट अखराजात होते हैं उसके लिए उनको मजीद कर्जे लेने पड़ते हैं। अब ऐसी रियासत जो मुसलसल इस तरह की प्रॉब्लम का शिकार हो, उसको हम कह सकते हैं कि वहाँ यकीनी तौर पर उसके ढांचे में कोई मसला है। यानी कि एक तो हमारे यहाँ मालियाती खसारा क्यों है कि 18वीं तरमीम के बाद सूबों को 57.5% देने के बाद वफाक के बाद इससे पैसे ही नहीं बचते कि वो अब अपने उस जराए से जिसमें हम टैक्स और नॉन टैक्स दोनों शामिल कर लें, तो उनके पास इतने पैसे नहीं हैं कि वो इवन अपने जारी अखराजात पूरे रख सके। चे जाया के जो हमारे प्रोग्राम होते हैं जिसमें हमें तरक्याती प्रोग्राम है उनको भी तो मुल्क में जारी रखना होता है ताकि इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर हो, जो आम लोगों की सहूलियात है वो करें। दूसरी तरफ सूबे जो हैं वो एक तो बहुत ज़्यादा उनका इन्हिसार जो है वो वफाक से जो उनको महसूलात की मद में उनका हिस्सा मिलता है उस पर रह गया है। वो अपने ज़राए तो पैदा नहीं करते हैं और उसकी वजह से मसला ये होता है कि फिर पाकिस्तान का जो ओवरऑल मालियाती खसारा है वो बहुत बढ़ जाता है। और वो अपने बजट चूंकि बनाते हैं, पाकिस्तान का जो हमारा मरकजी बजट होता है उसको देखकर
तो उसके अंदर जो भी उनको उस साल की महसूलात में से हिस्सा का अंदाजा पेश किया जाता है, उसके ऊपर वो अपना सारा बजट बना लेते हैं। अब अगर किसी वजह से वो पूरा नहीं होता तो फिर पता चलता है कि उनके अपने भी जो प्रोग्राम है वो सारे डिस्टर्ब हो गए हैं। जाहिर है उनके पास जराए होंगे तो उनको वो पूरा करेंगे। तो ये तो अंदरूनी हमारा मामला है। अब इसको पूरा करने के लिए वफाक भी बहुत ज्यादा अंदरूनी कर्जा भी लेती है, तो उसकी वजह से उनको जो हमारा इस वक्त इस मालियाती जो साल चल रहा है उसमें अगर देखें तो बजट तो 3.95 ट्रिलियन किया था कि हमें सूद की मद में सिर्फ देना है, मगर होगा यही कि ये जब साल खत्म होगा तो रिवाइज एस्टीमेट में ये भी इससे ज्यादा हो चुका होगा। अब IMF जिसके साथ हम अब 23वें प्रोग्राम में है वो ये कहता है कि कम से कम आप इतना तो करें कि जो आप अपने जराए के अंदर अपने अखराजात तो पूरे कर सके, यानी कि अगर हम उसमें से सूद निकाल भी दें तो फिर बाकी अखराजात के लिए उसे प्राइमरी सरप्लस वो कहते हैं। सर अभी मैं समझ गया डॉक्टर साहब। अब अगर हम अभी बात कर रहे हैं फिस्कल डेफिसिट की, राइट, और फिस्कल डेफिसिट में आपने एक NFC अवार्ड को जिम्मेदार ठहराया। जिम्मेदार तो नहीं, वो है तो ठीक कि विफाक अपना ले रहा है, सूबा अपना कर रहा है, लेकिन जो फिजिकल डेफिसिट है उनमें जो सेल्फ अर्निंग थी प्रोविंसेस की, जो उन्होंने करना था और कंट्रीब्यूट करना था, ये बहुत बड़ा फैक्टर बताया आपने कि ये जो फिजिकल डेफिसिट बनाता है और फिर इसके बदले में लोन्स लेने पड़ते हैं। एम आई राइट सर? हम ये समझें फिजिकल डेफिसिट को अभी तक? जी 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 बिल्कुल ठीक। अब फिजिकल डेफिसिट में जो और चीजें हैं वो क्या हो सकती हैं जिसकी वजह से ये फिजिकल डेफिसिट बन जाता है? जी, फिजिकल डेफिसिट में मैंने अर्ज किया ना कि जो आप देखते हैं कि अखराजात जारी जो हैं वो तो तकरीबन GDP का अगर आप देखें तो 19% है, ठीक, जबकि जो रेवेन्यू हम इकट्ठा करते हैं वो हार्डली 10% है। तो 9% का ये जो बहुत बड़ा गैप है, या तो हम अपने अखराजात कम करें या फिर हम अपना रेवेन्यू बढ़ाएं। हाँ। अब ना तो हम अपना रेवेन्यू स्पीड से बढ़ाते हैं जिससे हमारे अखराजात बढ़े हैं, और ना ही हम अपने गैर तरक्याती और जो बहुत आप वेस्टफुल एक्सपेंडिचर हैं, यानी कि ऐसे एक्सपेंडिचर जिससे हम के बगैर गुजारा कर सकते हैं। अब आप देखिए कि हुकूमतों की सीरियसनेस का ये हाल होता है कि वो आकर कहते हैं जी बहुत बड़ा पाकिस्तान को इस वक्त मुश्किल दौर का, और फिर 74-75 काबीना बना लेते हैं और अखराजात पे अखराजात बढ़ाते चले जाते हैं। तो ये देखना होता है कि क्या वाकई उनको इस बात का दराक है कि अगर हम 30% के करीब जो है अपने नॉन डेवलपमेंट और गैर तरक्याती जो हमारे अखराजात हैं जारी, उनको कम करें। आपने देखा होगा ये सरकारी महकमों के अंदर अगर आप पहले 6, 7, 8 महीने देखें तो वो जो भी उनको बजट मिलता है उसका 25-30% खर्च करते हैं, और आखिरी 2 महीनों में फिर जाली बिल डालकर, और इसलिए कि अगला वो बजट हमें उससे ज्यादा मिले। ये वो सूरत हाल है जिससे पाकिस्तान को बहुत नुकसान पहुंचा। अच्छा सर, जब आप बात करते हैं, देखिए आपने जो एक्सपेंस वाली बात की बड़ी जरूरी है। जाहिर है आप जितनी बचत जिस आप डिफॉल्ट की सूरत हाल तक पहुंचे हुए ऐलान कर रहे हैं, डिफॉल्ट हो सकता है, सारे इकोनॉमिस्ट ये कह रहे हैं कि ये हो सकता है, मुमकिन है, लेकिन अल्लाह करे ना हो ऐसा। लेकिन जब आप कहते हैं सेल्फ अर्निंग की मामला, तो सर उमूमी तौर पर देखा जो इंटरनेशनल मॉडल है, खास तौर पर बरतानवी मॉडल जो है या अमेरिका के अंदर या कनाडा के अंदर, हम देखते हैं कि जो लोकल बॉडीज का स्ट्रक्चर है वो बहुत अहम है। लोकल बॉडीज खुद अपने से रेवेन्यू जनरेट करने के लिए काम करते हैं, टैक्स कलेक्शन भी करते हैं, काम भी करते हैं। तो लोकल बॉडी सिस्टम का ना होना या पॉलिटिशियंस का इसमें इंटरेस्ट ना लेना, वो अल्टीमेटली फिस्कल डेफिसिट में कितना रोल अदा करता है? देखिए, जो हमारे ऐसे वसाइल हैं जो कि हम इकट्ठा कर सकते हैं मुकामी सतह के ऊपर, वो ये 18वीं तरमीम के बाद आर्टिकल 140A जो था वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में शामिल किया गया, हमारे आईने पाकिस्तान में। उसके अंदर 3 अहम बातें की गई थी कि आप जो पॉलिटिकल, एडमिनिस्ट्रेटिव और फिस्कल मैटर है ये डिवॉल्व करेंगे तीसरी सतह पर, यानी मुकामी लोगों की सतह पर। अब इसकी तरफ तो हमने 12 साल में कोई तवज्जो नहीं दी है। बाहर के मुल्कों में आपने सही फरमाया कि वो प्रॉपर्टी टैक्स से और जो व्हीकल टैक्स वगैरह होते हैं उससे वो अपनी हेल्थ, अपनी एजुकेशन और जो मुकामी ज़रूरियात हैं सड़कों की और जो भी रिक्रिएशन के हैं, ये सारी चीज़ें जो है वो मकामी सतह पर ही हल हो जाती हैं। अब बहुत से फेडरेशन में ये मॉडल होता है कि अगर आपको वफाक से पैसा मिल गया सूबों को, तो वो फिर आगे प्रोविंशियल फाइनेंस कमीशन बनाते हैं और हर इलाके की ज़रूरत को देखते हुए उनको फंड्स एलोकेट करते हैं। हमने ना तो ये भारत में ये मॉडल आपको मिलेगा, तो इसलिए वहाँ निचली सतह के ऊपर भी फंड्स अवेलेबल हो जाते हैं। अब एक तरफ ये है
है कि आप लाहौर में एक मेट्रो बना लेंगे तो सारा पैसा अगर आप लाहौर में लगाएंगे तो राजनपुर को क्या मिलेगा, या तो फिर राजनपुर की जो मकामी हुकूमत है उसके पास अपने जराए इकट्ठे करने का, टैक्स लगाने का अख्तियार हो। तो सारों ने ये कोशिश की कि वो कोई मकामी जो कवानीन थे हुकूमतों के उसको लूला लंगड़ा रखें, उनको टैक्स ना लगाने दें, वहां पे लोगों को इंतजामी और सियासी जो अख्तियारात है वो ना दें। अब जाहिर है कि जमहूरियत के अंदर अगर वाकई अवाम की हुकूमत है तो फिर उनकी जो अपने मुंतखब किए हुए नुमाइंदे हैं उन्हें अपने जो मुकामी मसाइल हैं उनके लिए तो फंड्स मिलने चाहिए, और वहीं से एक बेहतरीन मॉडल बनता है जहां पे हेल्थ, एजुकेशन और ये जो बहुत बुनियादी जरूरियात हैं जो कि मुकामी सतह पर ही दी जा सकती हैं, यानी वो प्रोविंस के ऊपर भी सर बोझ कम हो जाता है, और अल्टीमेटली प्रोविंस का जो बोझ जो हुकूमत बर्दाश्त करती है, यानी फेडरल बर्दाश्त करती है, वहां तक जाते जाते वो बहुत मिनिमल हो जाता है, ताकि अगर जरूरत भी पड़े तो थोड़ा लिया जा सके, पैसे लिए जा सके विफाक से। बिल्कुल सही। आगे बॉटम अप जो बॉटम अप अप्रोच होती है उसमें आप नीचे से ऊपर जाते हैं, ना कि ऊपर से नीचे आते हैं। एक और चीज समझा दी, हम फिस्कल डेफिसिट की जब बात करते हैं तो उसके बाद हमें डेफिसिट तो बहुत ज्यादा है, ये जो करंट अकाउंट डेफिसिट होता है, ये करंट अकाउंट डेफिसिट में जाहिर है हमारी इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का बैलेंस रखना बहुत जरूरी होता है। सर, एक्सपोर्ट का बढ़ना या एक्सपोर्ट का कम होना, क्या मुल्की जो हालात होते हैं, हालात से मुराद इकोनॉमिक स्टेबिलिटी भी हो सकता है, हमारी ये जो क्राइम रेट होता है उसका बढ़ जाना भी होता है, और सिफारती ताल्लुकात भी कहीं ना कहीं रखते हैं ताकि हम अपनी एक्सपोर्ट को बढ़ा सकें। ये कैसे बढ़ते हैं, कैसे कम होते हैं, और हमारे यहाँ क्या हुआ है कि हमारे फिजिकल डेफिसिट जो हमारे करंट अकाउंट डेफिसिट से वो बढ़े? देखिए, एक तो हम बहुत ज्यादा जो है वो दरामदी किस्म की मईशत है, यानी कि हम बहुत सा तेल मंगवाते हैं, 19, 20, 25 बल्कि अब तो बिलियन डॉलर का तो हम तेल ही मंगवाते हैं। इसका मतलब है कि हमने अपनी ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम को, पब्लिक को जो है वो रिन्यूएबल पे ले जाना था, वो नहीं हम लेकर गए। हम बहुत सा पेट्रोलियम लेवी भी इकट्ठा करते रहे, उससे पहले पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी होता था, मगर बिलियंस का जो यहाँ इकट्ठा किया गया पैसा, उसका समझ नहीं आई कि अगर आपने डेवलपमेंट के नाम पे लिया तो फिर इंफ्रास्ट्रक्चर क्यों डेवलप नहीं किया। आपने अपनी जो बहुत ज्यादा आपका इन्हिसार जो था वो फॉसिल फ्यूल्स पे था, उसको खत्म करके तो आप रिन्यूएबल्स की तरफ क्यों नहीं आए। अब ये तो बहुत बड़ी इसमें जो है हमारी जो एनर्जी सेक्टर का मसला है। आपने देखा कि उसके अंदर हमारा जो आपने देखा कि सर्कुलर डेट जो है ट्रिलियन, 4 ट्रिलियन, अब हम गैस का भी शुरू कर दिया, पहले सिर्फ इलेक्ट्रिसिटी का होता था। तो ये तो प्योरली मिसमैनेजमेंट है, और इसके ऊपर जो इन्हिसार, इसको हम कह सकते हैं कि ये बैड गवर्नेंस की वजह से है। बिजली चोरी होती है, लैंड लॉसेस नहीं है, हम उसको सही तरह से मैनेज नहीं कर पा रहे हैं। तो दुनिया में अगर हम महंगी तरीन एनर्जी इस्तेमाल करेंगे तो फिर हमारी बरामदात जो है उसकी कॉस्ट भी तो बढ़ेगी। अब आप कंपेटिटिव नहीं रहेंगे। फिर जब हम उसके अंदर सब्सिडीज देते हैं, मिसाल के तौर पर उन 5-4 इंडस्ट्रीज को जो रिवायती तौर पे हमने उसको भी अंदर वैल्यू एडिशन नहीं की है, बस रॉ चीजें बाहर बेचते रहे, एक तो ये बहुत बड़ी खराबी थी। चलिए उसको भी प्रमोट करने के लिए फिर वो उस जो हमारी सब्सिडी उसका नाजायज इस्तेमाल भी होता है। वो मुकामी तौर पर जो मिसाल के तौर पर कपड़ा तैयार कर रहे हैं उसको भी उस सब्सिडी में इस्तेमाल कर लेते हैं। होना तो ये चाहिए जैसे बांग्लादेश का मॉडल है कि जितनी आप एक्सपोर्ट की अर्निंग लेकर आते हैं उसी रेशो से आपको जो है वो आपको सब्सिडी मिलती है। बिल्कुल ठीक है। अब हमारे यहाँ ये मॉडल भी नहीं था, जिसकी वजह से आप उसे कह सकते हैं कि यहाँ एक खास मफाद, वेस्टेड इंटरेस्ट का कैप्चर भी रहता है। तो इसकी वजह से हमारी बरामदात के अंदर जो बहुत बड़ा मसला है वो ये है कि एक तो हमारी हर चीज की, यानी अगर आप इसके अंदर भी देखें, मिसाल के तौर पे हमारी टेक्सटाइल सबसे बड़ा अर्निंग हैंड है बरामदात का, उसके अंदर भी हम 40% जो रॉ मटेरियल है वो बाहर से मंगवाते हैं। कपास पहले लिंट हम दुनिया में मिस्र के मुकाबले की बनाते थे, अब हमारा ये हाल हो गया है कि हम जो कॉटन बेल्स है वो बाहर से इंपोर्ट करते हैं। ये सैलाब के अंदर तो चलिए कॉटन का नुकसान हुआ है, मगर उससे पहले भी हमारी हालत कोई अच्छी नहीं थी। तो जब हमने शुगर की इंडस्ट्रियां लगा लगा के कपास की जो यहाँ फसल होती थी उसको ही खत्म कर दिया, तो ये प्रायोरिटीज का मसला भी था। फिर बरामदात के अंदर आज दुनिया टेक्नोलॉजी पे गई है, यानी IT सर्विसेज की जो एक्सपोर्ट है वो जाहिर है कि ह्यूमन रिसोर्स से आती है, वो आपकी जो है वो तरक्की जो है उसमें नॉलेज बेस्ड इकोनॉमी से आती है। अब हमारे पास यूथ का इतना बड़ा बल्ज है, रोज
रोज इस पे बहस होती है कि जी हमारे पास तो जो इसका 60% हमारी आबादी यंग लोगों पर है, उनकी ट्रेनिंग कौन करेगा, उनको स्किल कौन देगा? उसके लिए ना कोई इंफ्रास्ट्रक्चर है, ना कोई सहूलियात है, ना यूनिवर्सिटियों में, कॉलेजेस में, स्कूलों में उनको इतना जो है हम सहूलतें देते ही नहीं है कि वो शुरू से स्किल बेस्ड हो जाए। डिग्री फैक्ट्रीज बस देते हैं, जी बीए कर लिया, एमए कर लिया। तो उसकी वजह से जिन मुल्कों ने अपने जिनके पास नेचुरल रिसोर्सेज नहीं भी थे, उन्होंने बरामदात बढ़ाई हैं फिर इस आईटी टेक्नोलॉजी के जरिए। हमारे यहाँ अल्लाह ताला ने हमें कुदरती वसाइल भी दिए और इंसानी वसाइल भी दिए। कुदरती वसाइल का ये हाल है कि आज तक ना हमने ब्लू इकोनॉमी की तरफ तवज्जो दी, ना हमने मादनियात की तरफ तवज्जो दी जो हमारे पास बहुत है। वहाँ जो हमें इन्वेस्टमेंट चाहिए, क्योंकि ये सारी तरक्की के लिए, बरामदात के लिए भी आपको बिल आखिर तो इन्वेस्टमेंट चाहिए। अब हमारी पॉलिसीज इतनी खराब होती है, उनमें कोई तसलसल नहीं होता, सियासी अदम इस्तेकाब रहता है, तो कौन इन्वेस्टर पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट करेगा? अपने लोग नहीं करते, चाहे जाए कि हम बाहर के लोगों को। अब गवादर में कोई चला जाए तो 12.5 घंटे तो कराची से जाने को लगते हैं। आई गॉट योर पॉइंट। आप वहां कौन जाकर, सर मुझे जो समझ आई है, आई गॉट योर पॉइंट, बड़ा जबरदस्त पॉइंट आपने रेज कर दी कि एक्चुअल हमारे जो फैक्टर्स हैं वो फिजिकल डेफिसिट्स हैं, उसके बाद करंट अकाउंट डेफिसिट्स हैं, लोन्स हैं, और जब हम करंट अकाउंट डेफिसिट की बात करते हैं तो हमारी एक्सपोर्ट इसलिए नहीं बढ़ पाती क्योंकि इनोवेशंस नहीं है, क्योंकि एनर्जी सेक्टर हमें खा जाता है, क्योंकि टेक्नोलॉजी हमारे पास हम खुद से क्रिएट नहीं कर रहे हैं, आईटी सेक्टर को हम, ब्लू इकोनॉमी को हम यूटिलाइज नहीं कर रहे हैं, खुद से कुछ चीजें हम जनरेट नहीं कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, बहुत हमेशा आपने हमारी रहनुमाई फरमाई है, हम आपके बहुत मशकूर हैं। तो ये है जनाब ग्राउंड रियलिटीज पाकिस्तान की, जो ये जो साल आप अगला देख रहे हैं, जिसमें हमने जिंदगी गुजारनी है, अल्लाह आप सबको सलामत रखे, ये हमने फेस करने हैं और इसी को कंट्रोल करना है। एक ब्रेक के बाद हम जरा सिफारती महाज, इंटरनेशनल रिलेशंस के ऊपर बात करेंगे। मुख्तसर से ब्रेक के बाद हाजिर हो रहे हैं। ब्रेक के बाद आपको खुशामदीद कहते हैं। ब्रेक से पहले हमने दो मामलात का अहाता किया, एक पॉलिटिकल स्टेबिलिटी पाकिस्तान के अंदर या सियासी निज़ाम या मुहर्रिकात, उसका अहाता किया, फिर हमने दूसरे सेगमेंट में इकॉनमी की सूरत हाल और चैलेंजेस की बात की, और अब हम बात करने जा रहे हैं सिफारती महाज की, और ख़ास तौर पर जो कश्मीर है, मसला कश्मीर, उसके भी बहुत सारे मामला, इन सबको जोड़ेंगे। सवाल कुछ हम यूँ करके उठाएंगे कि पाकिस्तान ने सिफारती महाज पर अब तक ये चंद सालों में या पिछले साल में क्या क्या कामयाबियाँ हासिल की हैं, पाकिस्तान के सफारती ताल्लुकात में अब अगले चैलेंजेस कहां कहां हैं, नंबर 2। नंबर 3 हम ये भी सवाल उठाएंगे कि क्या पाक अमेरिका रिलेशनशिप का जो रुख है या उसकी जो डायरेक्शन है वो माजी की निस्बत चेंज हो रही है, डाइवर्ट हो रही है, और क्या मसला कश्मीर का हल बैनुल-अक़वामी ताकतों के पास ही है, पाकिस्तान के पास नहीं है इसका हल, क्या ये तय कर लिया जाए? इन सब सवालों का हम जवाब लेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं चेयरमैन कश्मीर काउंसिल EU ब्रसल से हमारे साथ जुड़ रहे हैं सैयद अली रजा साहब। अली साहब बहुत बहुत शुक्रिया, और नए साल में आपको खुशामदीद कहते हैं, और जो आपकी काविशें हैं कश्मीर कॉज के लिए उसको झुटलाया नहीं जा सकता, उसके लिए आपको अप्रिशिएट भी करते हैं। बहुत ज़बरदस्त आप काम करते हैं। चूंकि सर आप ब्रसल्स में मौजूद है, यूरोपियन पार्लियामेंट में भी आना जाना होता है, MP से भी आपकी मुलाकात होती है, वाशिंगटन में भी आपके राब्ते हैं, ह्यूमन राइट कमीशन के साथ भी आपके ताल्लुकात हैं, आप सारी डायरेक्शंस जो पाकिस्तान की हैं, सिफारती डायरेक्शंस, उसका भी ज़ाहिर है बगौर जायज़ा लेते रहते हैं, गाहे बगाए दीगर कंट्रीज़ में आपका आना जाना भी रहता है। सर दो चीज़ें मुझे समझाएं। पहले तो चले हम इस तरफ आ जाते हैं मसला कश्मीर के ऊपर, कि जो मसला कश्मीर का जो हल है, क्या ये सिर्फ इंटरनेशनल पावर्स के पास ही है? यानी कि हम यूरोपीय यूनियन को ले लें, हम बरतानिया को ले लें, हम अमेरिका को, कनाडा को, इनको ले लें कि ये जो पावर्स हैं, ये चाइना है या रूस है, यही मसला कश्मीर का हल निकलवाने में मदद दे सकते हैं, या पाकिस्तान खुद भी उसके लिए कुछ कर सकता है? क्या कहते हैं आप इसका, आपको क्या तज्जिया? देखिए मुर्तजा साहब, ये बड़ा अहम और बहुत अच्छा सवाल किया आपने सर। असल में मसला कश्मीर जो है, ये पिछले 70 साल से अगर ये हल नहीं हो सका, तो इसका मतलब यह है कि जो आलमी बरादरी थी वो एक साइड पे हो गई थी, उन्होंने इसमें दिलचस्पी नहीं ली। ठीक, तो मैं समझता हूँ कि जब तक ये जो पावर्स हैं, इकोनॉमिक पावर्स हैं, जो ममालिक खासकर US को ले लें आप, वेस्टर्न यूरोपियन यूनियन को ले लें, जापान है जिनके साथ इंडिया की ट्रेड है, और जब तक वो इसमें इंटरेस्ट नहीं लेते और सही तरीके से इन्वॉल्व नहीं होते, तो मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान और इंडिया, पाकिस्तान ने तो बहुत ट्राई की है। आप पाकिस्तान ने वो, आप ताशकंद का माहिदा हो, शिमला माहिदा हो, लाहौर एग्रीमेंट हो, सारे माहिदे इन्होंने किए, इंडिया ने उसमें किया, लेकिन
इंडिया ने उस पर अमल दरामद नहीं किया, और आज भी हम उसी जगह पे खड़े हैं जो 70 साल 75 साल पहले थे। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब तक आलमी बरादरी, जब तक जो पावर्स हैं इस की खास कर कहूँगा, चाइना का अहम रोल है, रशिया का अहम रोल है, और जब तक ये अपना रोल अदा नहीं करते, मेरा नहीं ख्याल कि भारत किसी भी तरफ आगे बढ़ेगा, कोई इकदाम करेगा। भारत के ज़हन में, और खासकर जो मोदी सरकार है उसके ज़हन में यही है कि वो ताकत के जरिए इस मसले का हल निकालेंगे, जो ना पहले कभी हिस्ट्री में निकला है, ना अब निकल सकता है। वक्ती तौर पे वो कर सकते हैं, खामोश कर सकते हैं, आवाजें दबा सकते हैं, लेकिन ये तहरीक दबेगी नहीं। इसके लिए आलमी बरादरी को एक रोल अदा करना होगा, क्योंकि ये बड़ा अहम और इस पूरे खित्ते की तरक्की में एक सबसे बड़ी रुकावट है, इसको हल करना होगा। और मैं समझता हूँ कि ये जो अभी जो नए सेक्रेटरी खारजा है और जो हमारे वजीर खारजा है, उनके बयानात अगर देखें, उनकी जो काविशें हैं उसको अगर देखें, तो मैं समझता हूँ कि ये उस तरफ बढ़ रहे हैं कि वो पाकिस्तान की जो बैरून ममालिक के साथ, खासकर वेस्ट के साथ जो सरदमहरी थी, उसको खत्म करने में कामयाब होंगे, और अपना जो मसला कश्मीर का जो हमारा मौकफ है, जो कश्मीरियों का मौकफ है, जो पाकिस्तान का मौकफ है, उसको समझाने में और उसकी सपोर्ट लेने में कामयाबी की तरफ आगे बढ़ेंगे। ठीक, अब मुझे ये जरा समझाएं, गुज़श्ता पूरा साल जो गुजरा 2022 का, इसमें पाकिस्तान ने सिफारती कामयाबियां क्या हासिल की? अब जाहिर है हम पाक भारत ताल्लुकात को जब भी देखते हैं तो उसको कश्मीर के प्रिज्म से देखते हैं कि कश्मीर के मसले के साथ हमारे साथ ताल्लुकात बनाओ। जैसे हम पाक अमेरिका ताल्लुकात देखते थे तो वो हम अफगानिस्तान के प्रिज्म से देखते थे, या अमेरिका हमें देखता था तो अफगानिस्तान के प्रिज्म से देखता था कि वहां क्या होगा। इंटरनेशनली क्या बातें होती हैं पाकिस्तान से मुतालिक कि पाकिस्तान कितना स्टेबल है सिफारती महाज पर मुख्तलिफ ममालिक के अंदर? सर देखिए, सबसे पहली जो बात है ना, हमें पॉलिटिकल स्टेबिलिटी चाहिए, एक, और इकोनॉमिक स्टेबिलिटी चाहिए। ठीक है, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी तभी आएगी जब पॉलिटिकल स्टेबिलिटी होगी। दुरुस्त है। तो ये सबसे बड़ा मसला जो है ना पाकिस्तान का है, इसीलिए हम सफारती महाज पे उस तरीके से कामयाबियां हासिल नहीं कर सके जिस तरीके से भारत या दूसरे ममालिक करते हैं। तो मैं समझता हूँ कि इस पे हमें तवज्जो देनी होगी कि हमारी जो माशी इकोनॉमिक जो स्ट्रेटेजी है वो बनानी होगी लॉन्ग टर्म, और जो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है, तमाम जो प्लेयर्स हैं, तमाम एक्टर्स जो है, आप ये समझ, आप ये कह रहे हैं, मैं समझ, आप ये कह रहे हैं कि सबसे पहले जब दूसरी दुनिया हमें जैसे देखती है, वो ये देखती है कि क्या पाकिस्तान पॉलिटिकली स्टेबल है। अगर वो नहीं है तो सिफारती ताल्लुकात किसी और तरह से। अच्छा, वो पॉलिटिकली स्टेबल तो है लेकिन इकोनॉमिकली स्टेबल नहीं है, तो फिर किसी और नजर से देखेंगे। क्या ये मैं समझूं सर, दुनिया इस नजर से देखती है, ताल्लुकात आपसे इस तरह से बनाती है? बिल्कुल सर, बिल्कुल। अच्छा, दूसरे नजर में, सॉरी, दूसरा एक सवाल मुझे जरा समझा दीजिएगा। मैं भी ज़ाहिर है यूरोपीय पार्लियामेंट में आपके साथ भी मुख्तलिफ जगहों पर गया, देखा मैं उमूमी तौर पर, ये मेरी ऑब्जर्वेशन है जो गलत भी हो सकती है, मैं ये देखता हूं कि इंडियन लॉबी जो है वो पाकिस्तानी लॉबी से ज्यादा मजबूत हो जाती है। अचानक हम देख रहे होते हैं कि हम सिफारती महाज पर, या जिस तरह आप काविशें कर रहे होते हैं या दीगर थिंक टैंक्स काविशें कर रहे होते हैं, एक बिल्ड कर रहे होते हैं नैरेटिव, अचानक इंडियन लॉबी स्ट्रांग होती है और वो हमारी लॉबी को वीक कर देती है। क्या ये समझा जाए कि सिफारती महाज पर जो रियलिटी है सर, वो रियलिटी है कि इंडिया सिफारती महाज पर पाकिस्तान से ज्यादा मोतबर या ताकतवर है? क्या ये दुरुस्त है सर? देखिए, इस वक्त सारी दुनिया और खासकर यूरोप में मोदी सरकार और खासकर आरएसएस की जो पॉलिसीज हैं उसके वो सख्त खिलाफ हैं, तशवीश पाई जाती है। लेकिन उसके बावजूद भारत की लॉबी क्यों कामयाब है? वो इसलिए कामयाब है कि वहाँ स्टेबिलिटी है, वहाँ उनकी इकोनॉमी जो है वो बेहतर अंदाज से वर्क कर रही है, और दुनिया अपना इंटरेस्ट देखती है। हर जगह ये होता है कि हर मुल्क अपने इंटरेस्ट, इकोनॉमिक इंटरेस्ट देखता है। जी, अगर पाकिस्तान के साथ उनको ना फर्ज करे कोई इन्वेस्टमेंट यहाँ आनी है, वो कोई इन्वेस्टमेंट नहीं आएगा। यहाँ पे जो पहले इन्वेस्टमेंट आई उसका असर क्या हुआ? आप बड़े बड़े वायदे देख लें, उनका असर क्या हुआ? हमारे यहाँ प्रॉब्लम यह है कि ना तो स्टेबिलिटी है, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, और ना ही इकोनॉमिक स्टेबिलिटी है। हमने इकोनॉमी पे तवज्जो ही नहीं दी। हमें अपनी मार्केट्स को ओपन करना होगा, हमें इन्वेस्टर्स को लाना होगा, लेकिन इन्वेस्टर तब आएगा जब पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आएगी, उनको सिक्योरिटी मिलेगी, है ना।
जी जी, इकोनॉमिक सिक्योरिटी मिलेगी, ठीक है। अच्छा, एक और चीज सर हमें समझा दें कि यूरोपियन पार्लियामेंट में अब कश्मीर कॉज को लेकर जो खास तौर पर जो पीटीआई की गवर्नमेंट थी, और अब चूंकि कुछ अर्सा पहले ही नून लीग के वफाक में हुकूमत आई है, जाहिर है सेक्रेटरी खारजा साहब की काविशें भी हैं, इसमें कोई शक नहीं। अभी जो वजीर खारजा है वो और माजी के वजीर खारजा, इनकी कितनी काविशें हैं, यानी बिलावल भुट्टो साहब और इससे माजी में जो थे इमरान खान साहब की गवर्नमेंट में शाह महमूद कुरैशी साहब, दोनों में कितना फर्क है या ठीक है, चल रहा है? नहीं, मैं समझता हूँ कि जो इस वक्त के वजीर खारजा हैं जी, उनका देखिए उसके पीछे एक लेगेसी है। उनकी वालदा का नाम है, उनके नाना का नाम है, और उनको एक अच्छी नजर से देखा जाता है। आप देखें जीएसपी प्लस जी, इस दौर में हुआ जी जी, और ये अगर बिलावल भुट्टो जरदारी साहब जब जाते हैं कहीं तो उनकी बात को मैं समझता हूँ कि बहुत ही गौर से और उसमें इंटरेस्ट दिया जाता है। ठीक ठीक, यानी अहमियत दी जाती है उनकी बात को। जी हाँ, उनकी बात को अहमियत दी जाए, ये बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है। और हमें इसी तरह जो हमारी डिप्लोमेसी है उसमें यही करना चाहिए कि जहाँ जिस मुल्क के साथ हमारे जिस तरह के तल्लुकात हैं उसमें देखना यह होगा कि वहाँ उन शख्सियात को भेजा जाए या उन कॉन्टेक्स्ट को इसमें इस्तेमाल किया जाए जो उन ममालिक के साथ जिनके अच्छे तल्लुकात हैं। इसलिए आप पॉलिटिकल पार्टीज को अलग रहने दें। हमारे मुल्क की जो होनी चाहिए कि अपने मुल्क के लिए, इस मुल्क की बेहतरी के लिए, आलमी बरादरी के साथ तल्लुकात अच्छे बनाने के लिए हमें तमाम उन जो शख्सियात हैं उनको इस्तेमाल करें जिनके तल्लुकात जिनकी वजह से एक किसी मुल्क के साथ हम बेहतर एग्रीमेंट कर सकते हैं, बेहतर तल्लुकात बना सकते हैं। ये बड़ा अहम है। सही। और सर, अमेरिका और पाकिस्तान के जो रिलेशंस हैं उस पर आपका तज्जिया क्या है इस वक्त की ग्राउंड रियलिटीज में? मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान और अमेरिका के तल्लुकात जो सरमैरी थी वो सरमैरी ऐसा ऐसा खत्म हो रही है। देखिए, अमेरिका के अपने इंटरेस्ट हैं, ये पाकिस्तान एक बड़ी अहम जगह पे वाक़या है। अमेरिका के इंटरेस्ट हैं, आप वो चाइना को काउंटर करना चाहते हैं, इसीलिए जो उनका झुकाव इंडिया की तरफ है वो इसीलिए है। लेकिन अगर हमारे जो इंटरेस्ट है, अगर हम उनको सामने रखते हुए एक बैलेंस पॉलिसी बनाएं कि हमारा ना चाइना हमसे नाराज हो ना अमेरिका नाराज हो, हम कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए आपको बड़ी मेहनत करनी होगी और जो काबिल लोग हैं, जो एक्सपर्ट्स हैं, उनको इसमें अपना एक रोल अदा करना होगा। दुरुस्त है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया सैयद अली रज़ा साहब, चेयरमैन कश्मीर कौंसिल, हमारे साथ मौजूद थे, वहाँ की ताज़ा तरीन सूरत हाल के बारे में बता रहे थे। तो जनाब, आज का जो प्रोग्राम था वो दरअसल हम 3 हिस्सों में हमने डिवाइड किया उसको, जिसका जिक्र खुद सैयद अली रज़ा साहब ने किया। इंटरनेशनली जब हम किसी दूसरे मुल्क में मौजूद होते हैं तो वहाँ के जो शहरी हैं पाकिस्तान को किस नज़र से देखते हैं, ये दरअसल इन सेगमेंट की डिवीजन करने का मकसद भी यही था। वहाँ पर यह देखा जाता है कि जिस मुल्क के साथ ताल्लुकात बनाने हैं वहां पर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी कितनी है, लेकिन साथ ही साथ यह भी देखना पड़ता है कि वहां की सिक्योरिटी कैसी है, वहां एक आम शहरी सिक्योर कितना है। तो जब पॉलिटिकल स्टेबिलिटी होती है तो सिक्योरिटी लाजिम व मजलूम हो जाती है, उसके बगैर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी मुमकिन ही नहीं होती है। तो इसलिए हमने पहला सेगमेंट पॉलिटिकल स्टेबिलिटी का और उनके फैक्टर्स का रखा। सलमान आबिद साहब ने कहा कि एस्टेब्लिशमेंट, इसके अलावा पॉलिटिकल पार्टीज के जो सेल्फ बेनिफिट्स होते हैं, जाती मफादात होते हैं, हेल्दी डिबेट्स का, कंस्ट्रक्टिव डिबेट्स का ना हो पाना, और जो रिफॉर्म्स हैं खुद पार्लियामेंट्स ने करने होते हैं, पार्लियामेंटेरियंस ने करने होते हैं, जो पॉलिटिशियंस होते हैं वो रिफॉर्म्स ही नहीं कर पाते हैं। ये बहुत बड़े फैक्टर्स हैं पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी का। ये हमने पहले सेगमेंट में हाथा किया। फिर हम इकोनॉमिक सेक्टर पे आए, क्योंकि जब दूसरी दुनिया देखती है, ताल्लुकात बनाती है पाकिस्तान के साथ या किसी भी मुल्क के साथ, तो वो दो चीजें देखती है, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी और इकोनॉमिक स्टेबिलिटी। फिर वो ताल्लुकात, फिर वो मामलात आगे बढ़ते हैं। तो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी में कैसे ठीक करना है, कुछ उसका अहाता किया हमने। इकोनॉमिक स्टेबिलिटीज में हमने देखा हमारे फिस्कल डेफिसिट, करंट अकाउंट डेफिसिट्स, लोन्स, ये मेजर फैक्टर्स हैं। हम खुद इन्हिसार हो ही नहीं पा रहे हैं, क्योंकि अगर आपने करंट अकाउंट डेफिसिट्स खत्म करने हैं, कम करने, तो खुद इन्हिसार होना होगा। आपको ब्लू एनर्जी की तरफ जाना होगा, ब्लू इकोनॉमी की तरफ जाना होगा, एनर्जी सेक्टर में खुद कफील होना पड़ेगा। तब आप एनर्जी का जो बोझ है जिसके ऊपर हम इंपोर्टेड इकोनॉमी बने हुए हैं वो खत्म हो सकेगा। टेक्नोलॉजी में हमें इनोवेशंस लानी पड़ेंगी।
जो टेक्नोलॉजी से रिलेटेड ब्रेन्स हैं पाकिस्तान के, जो ड्रेन हो रहे हैं, ब्रेन ड्रेन हो रहा है पाकिस्तान में, उनको रोकना पड़ेगा, उनको मौके देना पड़ेंगे, तब आप ग्राउंड तैयार करेंगे और पाकिस्तान की इकोनॉमी को बेहतर कर सकेंगे। एक्सपेंसेस को मत भूलिए। हर सूबा जो बल्दियाती इंतखाबात होते हैं और बल्दियाती जो स्ट्रक्चर होता है लोकल गवर्नमेंट का, उसको स्टेबल करना होगा। वो आपकी पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी नहीं बनाता है। ये जो एक खौफ है किसी भी सियासतदान को कि ये मेरा चूंकि प्रोविंशियल असेंबली का हल्का है तो यहां पर किसी और पार्टी का नुमाइंदा आ जाएगा, वो काउंसलर बन जाएगा या नाजिम बन जाएगा या चेयरमैन बन जाएगा तो उनका रूट खराब हो जाएंगी, ये सब एक हुआ है। इनको बनने दीजिए, पाकिस्तान की इकोनॉमी बेहतर होगी। और उसके बाद हमने अब इंटरनेशनल रिलेशंस की बात की, तो ये अब सारे मामलात आपके सामने हैं। तो अगला साल, ये जो आज का पहला दिन हमने शुरू किया, ये जहन में रखिएगा कि अगले आने वाले दिनों में हमने इन चैलेंजेस से कैसे निपटना है। और सारी की सारी नजरें पाकिस्तान के सियासतदानों पर हैं, पाकिस्तान के सिलेक्ट किए हुए नुमाइंदगान के ऊपर हैं, जो सूबाई असम्बलियों में मौजूद हैं और जो कौमी असम्बली के अंदर मौजूद हैं और जो वजारतें लेकर बैठे हुए हैं। अपना गिरदो निवाह का बहुत सा ख्याल रखिएगा। मुझे इजाजत दीजिए। अल्लाह ने के बाद।